नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। अगर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि आपके कई पुश्त जिस घर में रह रहे हैं वो आपका नहीं, वक्फ की संपत्ति है, तो न राज्य सरकार कुछ कर सकती है, न केंद्र सरकार, न पुलिस प्रशासन और न ही देश का कोई कोर्ट, क्योंकि इस मामले में कोर्ट की प्रक्रिया बेहद जटिल है। अगर वक्फ की जुबान हिली तो फिर आपको साबित करना होगा कि आपका घर आपका ही है। अगर आपने ये कह दिया कि कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर आपकी संपत्ति वक्फ की हो जाएगी, क्योंकि पहले की सरकारों ने वक्फ को कानून बनाकर जो अधिकार दिए उसमें वक्फ को किसी भी जमीन या संपत्ति पर दावेदारी की छूट है, और उसे यह भी छूट है कि वो अपने दावे के लिए कोई कागज या दस्तावेज नहीं दिखाए, यानी न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। ये केवल आपके घर का मामला नहीं है। कल को अगर संसद भवन, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर तिरुपति बालाजी तक पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक दे, या कोई मुसलमान कह दे कि उसके पुरखे वहां नमाज पढ़ते थे, तो उसका भी वही हाल होगा जो आपके घर पर वक्फ की दावेदारी से आपका हुआ। यानी वक्फ बोर्ड के पास बेहिसाब अधिकार, बेहिसाब ताकत है जो उन्हें बेलगाम बनाता है। वक्फ बोर्ड के ऐसे ही बेअंदाज, बेहिसाब और बेलगाम अधिकारों को जवाबदेही के दायरे में लाने के लिए मोदी सरकार ने लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया है। अब वक्फ बोर्ड बेअंदाज, बेलगाम और बेइलाज नहीं रहेगा। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के बेहिसाब ताकत और बेहिसाब अधिकारों को कतरब्योंत करने, इसे जवाबदेह बनाने और इसके कामकाज को पारदर्शी बनाने का बीड़ा उठाया है। इसी मकसद से लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश किया गया, जिसमें 40 से ज़्यादा बदलावों के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को पेश करने के बाद सरकार ने जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने मान लिया। जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। इस बिल को सदन के पटल में रखे जाने पर विपक्ष ने वही किया जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस ने बिल को संविधान, संघीय ढांचे और धार्मिक आजादी पर हमला बताया। Everything. This bill is take away all the data collection to the central side. Therefore, attack on constitutional freedom of religion, attack on federal system. इसके बाद तो बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताने का सिलसिला चल पड़ा। Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। अखिलेश यादव ने बिल को सोची समझी राजनीति बताया और वक्फ में गैर मुस्लिमों से लेकर कलेक्टर को शामिल करने पर आपत्ति जताई, तो रिजिजू से उन्हें टका सा जवाब भी मिला। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना। रेवेन्यू का रिकॉर्ड कलेक्टर के पास ही रहते हैं सर, और ये बोलते हैं कि कलेक्टर के पास ये रेवेन्यू वाला काम कलेक्टर को नहीं देना चाहिए। तो कलेक्टर का काम क्या है बताइए फिर, आप बताइए। कलेक्टर बनाया इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए। मुझे समझ में नहीं आया किस चीज को विरोध कर रहे हैं सर, ये रेवेन्यू ऑफिसर। बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से सवालों की झड़ी लगी तो किरेन रिजिजू ने इन सब का विस्तार से जवाब दिया। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि
इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया या पुराने बहुत साल हो गए, आप लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसा हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है। ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है तो हम सुधर ला रहे हैं। गलतियां हुई हैं लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। रिजिजू ने इस बिल की खामियों की चर्चा की, खासकर वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 की, जो बोर्ड को यह अधिकार देता है कि अगर उसे लगता है कि किसी संपत्ति पर उसका हक है तो वक्फ बोर्ड स्वतः संज्ञान लेकर उस पर जानकारी ले सकता है, उस पर अधिकार कर सकता है और आपत्ति आने पर अपनी ही ट्राइब्यूनल में सुनवाई कर सकता है। बोहरा समाज का सर, मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है। और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहाँ रहते थे और वो प्रॉपर्टी सेटल हो चुके हैं। और बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। और ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस चीज को। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है, और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। आप सोच के देखिए, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमसे मिलने आते हैं उसका दिल के अंदर में कितना दर्द होता होगा। मैं मिलने का समय में विपक्ष अगर वक्फ बिल में बदलाव की पहल को पचा नहीं पा रहा तो इसकी बड़ी वजह उसके पास अकूत दौलत और उस पर मुस्लिम समाज के कुछ खास लोगों का दबदबा होना है। देश में वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख एकड़ जमीन है। साल 2009 में यह संपत्ति 4 लाख एकड़ हुआ करती थी। इन जमीनों में ज्यादातर हिस्सों में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान है। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। अचल संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं। लेकिन लूट खसोट ऐसी कि हर साल इससे महज 200 करोड़ की आमदनी दिखाई जाती है और इनकी देखरेख, प्रबंधन और प्रशासन के लिए जो वक्फ बोर्ड है उसकी संरचना ऐसी है जिसमें मुस्लिम समाज के भी हर वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए इस बदलाव के जरिए जिन्हें हक नहीं मिला है उन्हें हक देने की कोशिश हो रही है। आम मुसलमानों को इंसाफ देने की कोशिश हो रही है। बिल में जिन प्रमुख बदलावों की बात है उनमें वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं को भी ऐसी संपत्तियों का उत्तराधिकारी बनाने की बात है। केंद्रीय वक्फ काउंसिल, राज्य और केंद्र शासित वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों को नुमाइंदगी देने की पहल की गई है। बिल पास होने पर बोहरा समुदाय और आगा खानी के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड की गठन की राह निकलेगी। इसके अलावा बोर्ड में मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। नए बिल में प्रावधान है
कि बोर्ड अब यह तय करने का एकमात्र अधिकारी नहीं रहेगा कि कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ बोर्ड की है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। यह प्रावधान अब तक नहीं था। क्या केंद्र सरकार ने वक्फ से जुड़े कानून में बदलाव की पहल कर सही किया? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।